ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मतदान समाप्त हो चुका है। 6 बजे तक का समय था और अब ज्यादातर जगह पर जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। अब यहां से जो मतदान टीम है वो रवाना हो जाएगी। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग हुई है और छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर 300 सीटों पर आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मध्य प्रदेश में 5 बजे तक करीब 71% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में 67% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये आंकड़े आपको हम बता रहे हैं न्यूज स्टेट के जरिए। ये देखिए 71% मतदान 5 बजे तक मध्य प्रदेश में हुआ है और छत्तीसगढ़ में यह आंकड़ा 67%। आगर मालवा के लोगों ने कमाल किया, 82% मतदान यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। अलीराजपुर में 56.24% केवल मतदान हुआ। इसके अलावा अनूपपुर में 74%, बालाघाट 79%, बड़वानी 70% मतदान हुआ। ये आंकड़े आपको हम दिखा रहे हैं 5 बजे तक के। थोड़ी देर में जो अपडेटेड आंकड़े 6 बजे तक के वो भी पता चल जाएगी। बैतूल में 73%, भोपाल में 59%, बुरहानपुर में 72% मतदान हुआ है। तो ये आंकड़े आपको हम बता रहे हैं और ये काफी दिलचस्प, क्योंकि देखना यही है कि मध्य प्रदेश में जो एक ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर हुआ आया है हर बार के चुनाव में, वो इस बार क्या देखने को मिलेगा। क्या 2-3% का जो इंक्रीज हर चुनाव में हम मध्य प्रदेश में नोटिस कर रहे थे, क्या वो इस बार होगा? क्योंकि ऐसा लग रहा है 71% अगर 5 बजे तक हुआ है तो ये और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि 6 बजे के बाद भी उन लोगों को मौका मिला वोट डालने का जो बूथ पर मौजूद थे। हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। इस वक्त विनोद हमारे साथ बने हुए हैं, इसके अलावा विनीत हमारे साथ मुरैना से बने हुए हैं। विनीत, अगर मुरैना की घटनाएं हम देखें जिस तरीके से आज हुई वहां पर, उसके बावजूद जो वोटर्स का उत्साह था, आपने जिस तरीके से बताया कि संतोषजनक है, 67% के आसपास का मतदान, ऐसा ही कुछ ट्रेंड रहा है वहां पर और हम मानकर चल रहे हैं कि 70% क्रॉस करेगा। लेकिन फिर भी जिस तरह की घटनाएं वहां पर घटी, जिस तरह का मिजाज मुरैना के लोगों का रहता है और जिस तरीके से इस बार नरेंद्र सिंह तोमर जैसा बड़ा नेता चुनावी मैदान में था, वोटर्स का मिजाज किस तरह का आपको नजर आया बॉडी लैंग्वेज पढ़कर उनकी? देखिए बिल्कुल, और लगातार मैं यही बात आपको बता रहा था कि न्यूज स्टेट पर पल पल की खबर हम जो तमाम हमारी टीम जो थी वो मौके से विधानसभा 22 क्षेत्र से हम दिखा रहे थे, लोगों के मिजाज हम बता रहे थे। लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर वो वोट दे रहे हैं प्रत्याशी को, तो प्रत्याशी के चेहरे को देखते हुए दे रहे हैं या फिर विकास कार्य को देखते हुए दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इस बार जो है सभी पार्टियों ने पुरजोर कोशिश की जनता को लुभाने की। शायद सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी ने, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो तमाम दिग्गज जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे रहे, बूथ स्तर तक पहुंचे, घर घर पहुंचे और वोट मांगने की अपील की। और वही उत्साह जो था वो दिमनी में हो या मुरैना की जो 5 से करीब जो 6 विधानसभा यहाँ पर जो है वहां पर भी देखने को मिला। यहाँ पर जैसे हम 6 विधानसभा की बात करें, करीब 24 लाख से अधिक जहाँ पे मतदाता है, लेकिन 14 लाख जो है वो वोटर है जिसने आज वोट किया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जैसा मैं बता रहा हूँ, आंकड़े जो हमारे सामने अब आ चुके हैं 67% के आसपास थे 6 बजे के आसपास, और इसको बढ़ जाएगा। अकेले हम दिमनी की बात करें तो 64% के आसपास यहाँ पे हुआ। जोरा में 66% हुआ। जोरा वो जगह है जहाँ पर झड़प की संभावना तस्वीरें सामने आई थी। झड़प पुलिस और दोनों में दिखाई दी थी। एजेंटों के द्वारा आधे घंटे तक यहाँ पर मतदान रोक लिया गया था। उसके बावजूद भी 66% का मतदान यहाँ पर आप दिखा सकते हैं। अम्बा में जो है 56% हुआ है। मुरैना में खुद 60% हुआ है। सबलगढ़ में यहाँ 73% दिखाई दे रहा है। समाबली में 66%। तो ये वो आंकड़े इस बात को बयान करते हैं कि छिटपुट घटनाओं के साथ लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को जरूरत था कि तस्वीर बदलनी है, या फिर लोगों को लगता था कि इस बार हमें प्रत्याशी जो है वो अपने मन मुताबिक चाहिए, जो उनका अपना हो, जो उनकी समस्या को समझे और उनकी बात को समझे, या सरकार की तस्वीर, या फिर उन्होंने वरिष्ठ चेहरों को देखा। और यही वजह है कि लोग घरों से निकले और उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। खुद नरेंद्र सिंह तोमर, जहां से वो खुद सेंट्रल में मिनिस्टर है और वहां से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। उनके ऊपर ये कहा गया था, खुद पीएम के खास लोगों में उनकी गिनती की जाती है, और वहां के लोग इस बात को कह रहे थे कि हम नरेंद्र सिंह तोमर जी को इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे और ये जरूरत अगर पड़ी कि यहाँ पर बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं तो उसके पीछे भी कुछ कारण थे, और वो कारण छुपे हुए हैं 2018 के नतीजों में। ये जो ग्वालियर चंबल इलाका है, इसके आंकड़े 2018 में क्या रहे थे, मेरे सहयोगी आदर्श बता रहे हैं, आप देखिए। सबसे पहले बात ग्वालियर चंबल संभाग की।
आपको बताते हैं कि 2018 में इस संभाग में किसे कितनी सीटें मिली थी, क्योंकि मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, दोनों ही जगहों पर अलग अलग संभागों में जो जीत हासिल करता है उसकी सरकार बन जाती है। ग्वालियर चंबल संभाग सबसे महत्वपूर्ण यह संभाग, और इसमें कांग्रेस पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनाव में 26 सीटें मिली थी। सबसे ऊंचा बढ़ता हुआ ग्राफ आपको कांग्रेस पार्टी का नजर आएगा, और यही ग्वालियर चंबल संभाग एक बड़ा उलटफेर करता हुआ नजर आया था। तमाम वो मुद्दे थे जो हावी होते हुए नजर आए, गन कल्चर से लेकर वहां की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त कांग्रेस पार्टी के साथ थे, और इसका सीधे तौर पर फायदा ग्वालियर चंबल संभाग में मिलता नजर आया, क्योंकि सिंधिया लगातार चुनावी मैदान में दमखम के साथ कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए मेहनत कर रहे थे, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला था। लेकिन बीजेपी के खाते में ग्वालियर चंबल संभाग पूरी तरीके से निकल चुका था, और सिर्फ 7 सीटें हासिल हुई। छोटा सा ग्राफ आप देखेंगे, ये रहा छोटा सा ग्राफ, और सिर्फ 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के बीजेपी के हाथ माफ की जगह यहां लगी। 26 सीटें कांग्रेस पार्टी को यहां मिली, तो अन्य को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। ग्वालियर चंबल संभाग की ये 34 सीटें, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को यहां पर 26 सीटें हासिल हुई। देखिए, एक तरफा मुकाबला 2018 में रहा था। हालांकि उपचुनाव में यह तस्वीर बदल गई थी, लेकिन क्या वो तस्वीर अब जारी रहेगी 2023 में? विनोद जरा बताएंगे। उन्होंने इस पूरे चुनाव को बड़े करीब से देखा, उपचुनाव को भी देखा, और इससे पहले 2018 के चुनाव को भी देखा। विनोद, 2018 में ये बात कही गई कि हमें 2 चीजों ने ग्वालियर चंबल में हरवा दिया। वो 2 अप्रैल को जो आंदोलन हुआ, उसके अलावा 2 लाख का जो वादा था किसानों से, वो भी भारी पड़ा। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद जो तस्वीर बदली उपचुनाव के दौरान, बीजेपी के ज्यादातर लोग यहां से जीते और सरकार बनी रही, क्या वो अभी भी बरकरार है? हालांकि कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट भी की थी, ग्वालियर में एक समाज का गुस्सा दिख रहा था, लेकिन ओवरऑल समीकरण इस इलाके के क्या दिखे आपको? बिल्कुल, देखिए, अगर हम 2018 के चुनाव से लोककेंद्र तुलना करें तो 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज। यानी कांग्रेस ने भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि सिंधिया ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, और ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी। कहीं न कहीं इस तरह की चर्चा भी उस समय रही कि सिंधिया को ध्यान में रख के ही जनता ने इतनी बड़ी संख्या में मतदान किया, लेकिन सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बने, मुख्यमंत्री कमलनाथ बने। अब देखिए, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में चले जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबसे बड़ी जो मुश्किल इस अंचल में देखने को मिली कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा पार्टी ने नहीं बनाया। ऐसे में जनता अगर वोट करे तो किसके नाम पर करे? क्या नरेंद्र सिंह तोमर के नाम पर करे या ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर करे? 2 बड़े नेता, केंद्र में मंत्री, दोनों ही इस अंचल के बड़े नेता माने जाते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता के सामने ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ऐसे में अगर मतदान का प्रतिशत 75 के ऊपर जाता है तो कोई भी स्थिति ऐसी नहीं बन रही जिसमें स्पष्ट कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है ग्वालियर चंबल अंचल में या फिर कांग्रेस को होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था पुराने लोकेंद्र, जिसमें मैं देख रहा था कि 98 में जब कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की सरकार आई तो जो मतदान का प्रतिशत था वो 7% का अंतर था। और उसके बाद आप देखिए जैसे जैसे सरकार बदलती गई बीजेपी कांग्रेस की, तो मैं आपको बता दूं 2003 के चुनाव में 67 हुआ था और 2008 में 69, यानी 2% जो मध्य प्रदेश का मतदान बढ़ा तो बीजेपी की सरकार रिपीट हुई। 2013 में 69 से 72 यानी 3% बढ़ा तो बीजेपी की सरकार रिपीट हुई, और 2018 में केवल 2% बढ़ा तो कांग्रेस की सरकार बनी। यानी ये बहुत बॉर्डर पे इलेक्शन हुआ था, बहुत नजदीकी हुआ था। बीजेपी और कांग्रेस का जो टक्कर हुई थी चुनाव में वो महज 7 या 8 सीटों का ही अंतर रहा था, क्योंकि मतदान का प्रतिशत केवल 2% का अंतर था। अब देखिए आज जो मतदान हुआ है उसमें कितने % का अंतर रहता है। 2018 में अगर ये 74 था और इस बार अगर 79 के आसपास हो जाता है तो एक बड़ा कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 98 से हम तुलना अगर 2003 की करें तो 7% का पूरे मध्य प्रदेश में अंतर देखने को मिला। तब दिग्विजय सिंह की सरकार चली गई और उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। अब अगर 6 से 7% मतदान बढ़ता है तो वाकई में कुछ
नया देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 में 74.97 और अब 2023 में अगर 79 के आसपास या 77 हो गया तो ये आंकड़ा एक बड़ा जनता का जो मूड बनता है वो देखने को मिलेगा। तो स्थिति कहीं न कहीं बड़े बदलाव की ओर है, क्योंकि ये आंकड़े बता रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये पुराने आंकड़े बता रहे हैं। 98 से जो 2003 में हुआ उस समय 7% मतों का अंतर चुनाव में देखने को मिला था, और अब अगर 5 या 6% का अंतर देखने को मिलता है तो सीटों का बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। ये चुनाव के पुराने आंकड़े बताते हैं। ऐसे में चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या कमलनाथ हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, इन सब के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा इस चुनाव का परिणाम जानना, क्योंकि आने वाले दिनों में 2023 की जो सरकार बनने वाली है मध्य प्रदेश में, वो किसकी सरकार होगी ये 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो पूरी इस चर्चा को सुन भी रहे हैं, लेकिन मैं कुछ इनसे बात कर लेता हूं। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपने जो कुछ भी डिस्कशन हम कर रहे थे दिल्ली में वो आपने सुना, आपको क्या लग रहा है कि परसेंट अगर 76 या 77 बढ़ता है तो क्या होने वाला है? इससे बीजेपी तो फायदा हुआ। ये इसकी मुख्य वजह ये है कि मोदी ने जो एमपी पे समय दिया है और एमपी के लिए मोदी ने जो काम किया है उससे अंतर बीजेपी तो पड़ेगा और बीजेपी को इसका फायदा होगा मोदी का। मोदी और अमित शाह ने दोनों ने ही एमपी के लिए आप मान के चल रहे हैं कि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा गया, इसके बीजेपी को फायदा होगा। 98 में जो चुनाव हुआ था 7% मतों का अंतर हुआ तो कांग्रेस चली गई और बीजेपी आ गई। अब अगर उतना अंतर हो जाता तो बीजेपी नहीं जा सकती क्या? नहीं, मोदी ने काम किए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सही स्कीमें लाए हैं वहाँ ग्वालियर के लिए और अच्छा काम किया है ग्वालियर के। आपसे बात कर लेता हूँ, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ेगा और मेरा मानना है कि जो विकास किया है जो भारतीय जनता पार्टी ने, उसका लाभ सीधे सीधे जनता को मिलेगा। मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया है। मध्य प्रदेश के मन में है मोदी। मध्य प्रदेश के मन में आप भी कुछ ऐसी कहने वाले हैं क्या? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। देखिए, ये तीनों चारों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चूंकि यहाँ अभी मतदान खत्म हुआ है, ये देख रहे थे उसको। लेकिन वाकई में बहुत इंटरेस्ट हो गया है लोकेंद्र, क्योंकि 2018 का विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं एक प्रतिष्ठा का चुनाव माना जा रहा था और उससे भी बड़ा चुनाव ये हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, उसके बाद उनके लिए हर बार देखने को मिला। ये किसका खेल बिगाड़ता है, किसका बनाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये तो ग्वालियर चंबल की बात हो गई। महाकौशल, इस पर भी सबकी नजर है और यहाँ के आंकड़े 2018 के क्या कहते हैं, मेरे सहयोगी आदर्श बता रहे हैं। महाकौशल किसके हाथ गया, महाकौशल में किसे कितनी सीटें मिली, ये भी आपको बताते हैं। जरा लाइए ग्राफिक्स स्क्रीन पर और इन्हें देखिए जरा। ये वो संभाग है जिस पर इस बार बीजेपी की पूरी तरीके से नजर है, क्योंकि यहां आदिवासी वोट बैंक अधिक है और 38 सीटों वाले इस संभाग पर भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी कि ज्यादातर सीटों पर कमल खिले और इस 13 को और बेहतर किया जाए। यानी ये जो ग्राफ नीचे लटका हुआ नजर आ रहा है 24 के मुकाबले आप देखेंगे तो ये काफी नीचे नजर आता है। तो बीजेपी ये जरूर चाहेगी कि इस 13 को बेहतर किया जाए और इसे और ज्यादा ऊपर लाया जाए, यानी कि महाकौशल के संभाग में जीत हासिल की जाए। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की नजर इस बात पर है कि 15 महीनों में जो कमलनाथ ने काम किया था उसी के तहत महाकौशल को साधा जाए। ये वो संभाग है जो आदिवासी बाहुल्य है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2018 में निराशा हाथ लगी थी, 13 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इस बार आप देखेंगे कि सांसदों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक को इस संभाग में चुनावी मैदान में उतार दिया गया है और सभी बड़े नेता महाकौशल को साधने के साथ तैयारियों में जुटे हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई दौरे कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर हम देखते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाकौशल को साधने का प्रयास करते हैं, तो प्रियंका गांधी भी यहां पर आरती के जरिए से वोटरों को साधने का और साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी साधने का प्रयास करती है, जो अक्सर उन पर आरोप लगते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के जब प्रचार की बात होती है तो प्रियंका गांधी ने शुरुआत जबलपुर से की थी और वहां पर एक बड़ा सा गधा भी लगाया गया था और दिखाने की कोशिश की गई थी कि कर्नाटका की तरह हनुमान जी का ये गधा किस पर पड़ने वाला है। अब जरा जो आंकड़े हैं महाकौशल के वो आपने समझे, वहां की स्थितियां क्या कहती हैं। अतुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बारीकी से समझाएंगे।
अतुल, महाकौशल में भी बीजेपी पिछड़ी थी, आप गए वहां पर, आपको क्या कारण नजर आए कि ऐसी कौन सी चीजें कि बीजेपी इस क्षेत्र में कमजोर पड़ती है और इस बार यहां के कुछ इश्यूज आपको समझ आए जिनको मन में रखते हुए इस बार वोटर अपना मतदान करने आए हों? और दूसरा ये भी कि जिस छिंदवाड़ा में आप मौजूद हैं वहां पर हनुमान जी की बड़ी बात होती है, हनुमान जी के मंदिर की बात होती है। जबलपुर में जब प्रियंका गांधी आगाज करती हैं तब वहां पर गधा रखा जाता है। तो महाकौशल का मिजाज क्या समझ आया आपको? देखिए लेकिन इसको लिए समझने के लिए हमें पहले 2018 समझना होगा, क्योंकि 2018 में जब विधानसभा के चुनाव थे तो बीजेपी महाकौशल में भले ही एक होने का दावा कर रही थी, लेकिन कहीं न कहीं अंदरूनी तौर पे उठापटक थी, जिसका नुकसान 2018 के चुनाव में उनको भुगतना पड़ा और सीटें कम हुई और यहाँ पे कांग्रेस ने बढ़त बनाई। हालांकि देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से ही काफी पहले से यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी और तमाम बड़े जो नेता हैं उनको सक्रिय यहाँ पे कर भी दिया था। इसमें प्रहलाद पटेल की हम बात करें, राकेश सिंह की बात करें, तमाम वो बड़े चेहरे जो कहीं ना कहीं महाकौशल में बीजेपी का नेतृत्व करते हैं, उन तमाम लोगों को पहले से ही जमीनी स्तर पर पहुंचाने का काम शुरू कर दिया था। बीच में जिस तरीके से मंथन का दौर हुआ, मंथन में यह तय किया गया कि बड़े जो चेहरे हैं जो महाकौशल के हैं उनको भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा, ताकि सिर्फ वो सीट नहीं जिसपे चुनाव लड़ रहे उसकी इर्द गिर्द आसपास की जो सीट है वहां जहां उनका प्रभाव है उस प्रभाव पे भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिले और फायदा मिलने के बाद यहाँ पे बढ़त बनाई जा सके। हुआ भी यही, कोशिश भी यही की गई, तमाम जो बड़े दिग्गज उनको उतार दिया गया। इसके साथ में एक मेगा प्लान भी तैयार किया। मेगा प्लान ये था कि वो चेहरे जो कहीं ना कहीं सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में चर्चित चेहरे हैं और कहीं ना कहीं बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ जाता है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र जरूर यहाँ करूंगा, मैं अमित शाह का जिक्र करूंगा। ये वो चेहरे थे कहीं ना कहीं जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं और जनता से संवाद करने के साथ साथ आम मतदाता उनके ऊपर पेश करते हैं, उनको महाकौशल की तरफ इनको लाया गया। कई सभाएं भी की गई, इसमें तमाम लोगों से बात भी करने की कोशिश की गई। महासभाओं के जरिए जो बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया उस पर यह भी बताने की कोशिश की गई कि महाकौशल पिछड़ रहा है, अब यहाँ पे बीजेपी की जरूरत है। हालांकि कितना समझ पाए जनता ये 3 तारीख का तय करेगी, लेकिन इसके इतर देखिए हम जिस तरीके से हमने देखा कि मेगा प्लान बीजेपी ने तैयार किया, लेकिन कांग्रेस भी फूक के कदम लगती हुई नजर आई। हालांकि देखिए आदिवासी बेल्ट है और आदिवासी बेल्ट को लेकर लगातार कमलनाथ कई समय से काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। मध्य प्रदेश में और महाकौशल में खासतौर पर कांग्रेस को पैसा एक्ट का तोड़ ढूंढना था और कोशिश भी यही की गई कि पैसा एक्ट का तोड़ ढूंढा जाए। इसमें आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शुरू हुए, कई सियासी बयानबाजी भी सामने आई। कहीं ना कहीं कांग्रेस साफ तौर पर ये बोलती आई जो एक्ट लाया गया है वो आदिवासियों के हित में नहीं है, या बीजेपी ये जताने की कोशिश करती गई जो पैसा एक्ट लाया गया है उससे आदिवासियों को एक सुचारू रूप से मुख्य धारा में लाया जाएगा। यानी तमाम ये देखिए अलग अलग बिंदु रहे महाकौशल के। और अब जब जिस तरीके से हम देख रहे हैं चुनाव का दौर रहा उसके दौरान आदिवासियों को साधने के साथ साथ जिस तरीके से तेंदुपत्ता खरीद को लेकर जिस तरीके से संकल्प पत्र या वचन पत्र में जिक्र किया गया, यानी एक बड़ा जो एक बड़ा वादा जिसको हम कह सकते हैं वो करने की कोशिश की गई। हालांकि कितना वादा कारगर हुआ, कितनी जनता ने चुना, कितना आदिवासी वर्ग ने इनको इस पर पेश किया, ये सब अलग बात है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी थी कि आदिवासी के साथ साथ देखिए महाकौशल हिंदी बेल्ट भी है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर तो हिंदुओं को भी साधना होगा। हमने देखा जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि जब प्रियंका गांधी जबलपुर रही तो वहां पे गदा रखा गया। देखिए जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में हम देख रहे थे, समझ रहे थे, समझने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर कांग्रेस जो हमेशा अपने आप को सर्वधर्म की पार्टी कह रही है वो हिंदू पिच पे क्यों वेटिंग करने लगी, आखिर कारण क्या रहा। देखिए जिस तरीके से आपने देखा पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पे कांग्रेस को नुकसान हो रहा था, क्योंकि सीधे तौर पे ये बयान सामने निकल के आता था कि हिंदू विरोधी कांग्रेस पार्टी है और उसको कई चुनाव में खामियाजा उठाना भी पड़ा। हालांकि कांग्रेस मध्य प्रदेश में इसके मूड में बिल्कुल नहीं थी। उस बात को देखिए हम ये जरूर इसको समझना होगा, उसको अंडरलाइन भी करना होगा। कमलनाथ इस बात को समझते थे कि मगर मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की वही छवि बनाई गई यानी कि हिंदू विरोधी छवि बनाई गई तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा डैमेज हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। और उस नुकसान को खत्म करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए हमने ये भी देखा कि पीसीसी में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। हमने ये भी देखा कि अलग अलग पुजारियों को जोड़ा गया, यात्रा निकाली गई, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मां दुर्गा की स्थापना करवाई गई, भगवान गणेश को बिठाया गया, कन्या भोज किया गया, सुंदरकांड के पाठ अलग अलग जिलों में किए गए। यानी कुल मिला के ये समझाने की कोशिश की कि जो बीजेपी
बीजेपी कांग्रेस पे आरोप लगाती है, कांग्रेस वो पार्टी नहीं रह गई। यानी कि अब सनातन धर्म की बोली भी कांग्रेस बोलने लगी थी और ये कहीं ना कहीं बोली कांग्रेस के लिए एक फायदा भी उठा रही थी। हालांकि देखिए, इन तमाम चीजों में मैं आज का एक बड़ा बयान का भी जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि जिस चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर महाकौशल के साथ सनातन की तरफ कांग्रेस को क्यों जाना पड़ा। नरोत्तम मिश्रा ने एक बड़ा बयान आज दिया, खासतौर पर कमलनाथ और कांग्रेस को लेकर दिया कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस जीतती तो उसका जश्न जो है पाकिस्तान में बनेगा। ये कोशिश लगातार बीजेपी करती रही, यही कोशिश पिछले समय से कि कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर से उसका ध्रुवीकरण किया जाए, उसके साथ में ये कोशिश करा जाए कि कांग्रेस जो है अगर मध्य प्रदेश के अंदर सत्ता में बनती है तो हिंदू वोटर्स को सीधे तौर पे प्रभावित करेगी। कहीं ना कहीं तमाम देखिए, ये अपनी एक रणनीति है और सियासी रणनीति के तहत दोनों ही दल आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और आज का दिन जिसका इंतजार लंबे समय से हम लोग कर रहे थे, कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि लगातार सियासी समीकरण बदल भी रहे थे और कहीं ना कहीं बन भी रहे थे। तमाम राजनेता इस पार्टी से उस पार्टी का जाने का भी जिक्र हो रहा था और इस पार्टी से कांग्रेस में भी आने का जिक्र कहीं ना कहीं होता हुआ दिखा। इन तमाम चीजों में आज का दिन जब हमने देखा तो कम से कम हम महाकौशल को अगर हम देखते हैं तो जिस तरीके से एक वोटिंग की अपेक्षा की गई थी, खासतौर पर देखिए छिंदवाड़ा की मैं बात जरूर करूंगा क्योंकि मैं आज दिब्बा से छिंदवाड़ा हूं। छिंदवाड़ा के अलग अलग विधानसभाओं में हमने देखा बम्पर वोटिंग जो है छिंदवाड़ा में हुई है। हालांकि ये बम्पर वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है, किस तरफ इशारा कर रही है, ये 3 तारीख का दिन डिसाइड करेगा। हम अभी अगर इसका अनुमान लगाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कमलनाथ ये दावा करते थे कि छिंदवाड़ा में उन्होंने विकास किया है, वहां की आवाम, वहां की जनता, वहां के मतदाता कांग्रेस के साथ हैं और जिस तरीके से 2018 के परिणाम आए थे कि दोनों सातों जो सभाएं थी, सातों विधानसभाएं थी, वो कांग्रेस की झोली में थी, कांग्रेस का गढ़ बन चुकी थी। उसी को रिपीट करने की बात जो दावा सुबह से लगातार कमलनाथ या नकुलनाथ करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस वोटिंग में हम इस चीज को लेके अब सस्पेंस में हो चुके हैं, हम मौन हो चुके हैं कि आखिर कितनी बम्पर जो सबकी नजर। लेकिन विनीत, जब हम मुरैना की बात कर रहे हैं और यहाँ पर एक चीज जिस पर सबका फोकस रहता है वो है यहाँ पर जातियों को साधना। क्या इस चुनाव में भी वो चीज रही? क्या जाति अभी भी यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा दिखता है आपको? बिल्कुल, और साफ दिखाई दिया भी था यहाँ पर। जिस समय दिमनी में हम गए थे, हमने गांव-गांव निरीक्षण किया, कई मतदान केंद्रों पर पहुंचे और वहां पर हमने लोगों से बैठकर चर्चा की तो वहां पर साफ दिखाई दिया। देखिए, एक तरफ नरेंद्र सिंह तोमर, आप केंद्रीय मंत्री हैं, वो चुनाव मैदान में थे। इसके अलावा रविंद्र सिंह तोमर जो दूसरा कांग्रेस से थे, इसके अलावा सुरेंद्र तोमर जो आम आदमी पार्टी, और तीसरे नंबर पर अगर इन तीनों में अगर हम जैसे जो लोग वहां के कहते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज जो है वो काटने का काम जरूर वहां पे हुआ कि जब क्योंकि तोमर जो है वो निर्णायक भूमिका में है, इसके अलावा फिर उसके बाद अन्य जातियां आती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो बहुजन समाज पार्टी को भी थोड़ा सा दिखाई देता था। लेकिन जिस तरीके से अभी मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में कुछ बड़ी बड़ी अच्छी योजनाओं को लेकर जो सामने लेकर आए हैं, उसका एक अलग रुख जो है वो जनता पर दिखाई दे रहा था। तमाम ऐसी योजनाएं भी जो शुरू की उन्होंने, लाडली बहना जैसे, तो वो साफ दिखाई दे रही थी कि जनता कह रही थी कि नहीं, इस बार बीजेपी कुछ करना चाहती है, कुछ अलग है। और कांग्रेस से थोड़े से लोग नाराज थे, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर हो, चाहे पिछली सरकारों के कामकाज को लेकर हो, वहां थोड़ी सी नाराजगी दिखाई दी थी, जिसका असर यहाँ दिखाई दे रहा है। दूसरा, ग्वालियर से हमारे साथी विनोद ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था और उन्होंने इस बात को कहा था कि जो परसेंटेज है, चाहे वो 5-7% की बात कीजिए, जब भी कभी भी थोड़ी बहुत परसेंटेज ऊपर नीचे होती है तो जाहिर सी बात है कि वो तस्वीर बदलने का काम करती है। और यही वजह है कि इस बार मुकाबला बेहद कड़ा होगा। और दोनों पार्टी की बात की जाए तो ये 3 तारीख के बाद ही अब ये इस बात को 3 को पता चलेगा कि कौन महारथी जो है वो सीट पर बैठेगा, कौन नहीं बैठेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की चेहरे की हवाइयां जो है वो जरूर 3 तारीख तक उड़ती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल, काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, ये साफ है। अलग अलग जगह, अलग अलग एरिया, अलग अलग मुद्दे, और इस बीच चुनाव हो गया है संपन्न। यानी कि जनता ने अपना काम कर दिया, नेताओं ने अपना काम कर दिया। अब रिजल्ट बना है इलेक्शन कमीशन को और वहां का इंतजार हमें करना पड़ेगा 3 तारीख तक के लिए। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।